हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी का एक ऐसा वायरल पेपर बताने वाला हूं जो कि 24 फरवरी को 100% आपके एग्जाम में बनने वाला है। कोड आप याद कर सकते हो। कोड मेरे प्यार से 801 डीबी कोड है और इस कोड का पेपर आपके एग्जाम में 100 नहीं 110% गारंटी देता हूं कि ये पेपर आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। पूर्णांक है 70 नंबर और आज ही मैं 70 में 70 में बिल्कुल पक्का कराने वाला हूं। पहला पेपर हिंदी का और हिंदी में ही आप 95% लाकर दिखा दीजिए कि इस बार टॉपर हम ही होंगे। और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का। देखिए, 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया है। गारंटी है कि पूरा का पूरा वीडियो देखते हो, सारे क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो 2.5 घंटे के अंदर में पूरा का पूरा प्रश्न करके चले आओगे। मेरे प्यारों बच्चों, एडमिट कार्ड लेकर जाना, सही सही अनुक्रमांक और नाम यहाँ पे डाल लीजिएगा। इसके बाद जब नीचे बढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ पे निर्देश दिया गया है। जैसे निर्देश में पहला निर्देश बोल रखा है उसने कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। कहने का मतलब है कि 15 मिनट इस पेपर को आप पढ़ोगे और 3 घंटे में इस पेपर को आप सॉल्व करोगे। यह है पहला निर्देश। वहीं दूसरे निर्देश की अगर हम बात करें तो बोला कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में अ तथा खंड ब में विभाजित है। मतलब यह पेपर 2 खंडों में बना हुआ है। एक तो खंड अ में, दूसरा खंड ब में। 2 खंडों में यह पेपर विभाजित है। आगे बढ़ते हैं तीसरे निर्देश की तरफ। तीसरा निर्देश है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। कहने का मतलब खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है। कितने बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे? 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। उसका उत्तर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा। नीले पेन से रंगिए या काले पेन से रंगिए। पेन आपका बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल वाली पेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चौथा निर्देश कहा है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड अ में जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, उसमें बोला है कि एक प्रश्न जो है 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा। क्लियर है खंड अ में। इसके बाद है पांचवा निर्देश। कह रहा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्न हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। कहने का मतलब है कि खंड अ में जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा उसको हल करने के लिए 1 घंटे का समय दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, 5 मिनट के अंदर में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर डालोगे क्योंकि पूरा का पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ। इसके बाद जितना समय बचेगा पूरा का पूरा खंड ब में लगा दीजिएगा हल करने के लिए। इसके बाद है लास्ट निर्देश कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। मतलब हर एक प्रश्न के आगे आपको बताया गया कि वो प्रश्न 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है कि 4 नंबर का है कि 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का होगा उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा। तो मेरे प्यारों, जो निर्देश पढ़ के पूरा का पूरा मैंने बता दिया। पेपर इधर से स्टार्ट होता है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको सारा पेपर। आप पूरा सोल्यूशन देखने वाले हैं। देखिए मेरे प्यारों, जो पेपर यहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले आया है आप लोगों का खंड अ। और खंड अ में सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न रहने वाले हैं। मेरे प्यारों, जो देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न ये पूछा, बहुत सिंपल प्रश्न दे रखा है कि चिंतामणि के रचयिता हैं। 1 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया है। तो सबको मालूम है भाई कि चिंतामणि के रचयिता जो हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न, दूसरा प्रश्न है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। देखिए 1 नंबर के लिए प्रश्न ये भी है। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? वह है आपके प्रेमचंद्र जी। कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देख लीजिए क्या है। प्रश्न नंबर तीसरा है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से बताना है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन नहीं है। सबको मालूम है कि लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस। बाकी ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंद गुप्त, ये तीनों जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक है। लहरों के राजहंस जो है वो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। कह रहा है कि शेखर एक जीवनी है, उस उपन्यास के लेखक कौन है? तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक इन चारों ऑप्शनों में से कौन है? वह है आपके अज्ञेय जी। कौन है? अज्ञेय जी हैं। मतलब डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5वां देखिए क्या है। कह रहा है कि अपनी खबर आत्मकथा है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो अपनी खबर आत्मकथा इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर पहला पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की है अपनी खबर आत्मकथा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। देखिए क्या है। कह रहा है कि भूषण किस युग के कवि हैं? 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो भूषण किस युग के कवि हैं? वह है आपके रीतिकाल के। रीतिकाल मतलब बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रीतिकाल के
कवि है भूषण जी। इसके बाद है सातवां कि ललित ललाम रचना है, एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो ललित ललाम जो रचना है वो मतीराम जी की है। किनकी है? मतीराम जी की है। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सातवें का पहला। क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर आठवें की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर आठवां क्या है? प्रश्न नंबर आठवां है कि यशोधरा रचना है, एक नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो यशोधरा जो रचना है इन चारों ऑप्शन में से किसकी रचना है? तो वह है मैथिली शरण गुप्त जी की। मैथिली शरण गुप्त जी की डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है? आंगन के पार द्वार रचना है, एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो आंगन के पार द्वार रचना जो है इन चारों ऑप्शन में से कौन है? वह है आपके अज्ञाई जी। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अज्ञाई जी। इसके बाद है 10वां प्रश्न कि दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है, एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो दीप शिखा काव्य संग्रह जो रचना इन चारों ऑप्शन में किनकी है? तो महादेवी वर्मा जी की है। वो महादेव वर्मा मतलब पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10वें का पहला बिल्कुल याद कर लो, एक दो बार इस वीडियो को देख लेना, लेकिन सारा क्वेश्चन याद होना चाहिए। इसके बाद है प्रश्न 11वां देख लीजिए। करुण रस का स्थायी भाव है, एक नंबर के लिए प्रश्न है। सबको मालूम है कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 11वें का डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 12वां करा है कि चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो चरण कमल बंदो हरिराई में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है मेरे प्यारे बच्चों? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13वां देखिए क्या है? प्रश्न नंबर 13वां है कि यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? एक नंबर के लिए प्रश्न है। और सबको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों, ये रोला का है। किसका है? रोला का है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 कि पर्यावरण शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है, एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो इसको अगर हम करें तो ये हो जाएगा परिधन आवरण। पर्यावरण को अगर हम तोड़ेंगे तो ये इस रूप में टूटेगा, परिधन आवरण के रूप में। हमसे उपसर्ग पूछा है, तो जो आगे जुड़ता है वही उपसर्ग कहलाता है, मतलब परि। परि का मतलब सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 14 का सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 15वां प्रश्न क्या है? कह रहा है कि महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, एक नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा महान प्लस ता के रूप में टूटेगा। तो उपसर्ग का मतलब होता है जो आगे जुड़ता है, और प्रत्यय का मतलब होता है जो लास्ट में जुड़ता है। तो प्रत्यय हमसे पूछा मतलब ता, मतलब बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 16वें की तरफ। प्रश्न 16वां है कि सुख दुख में समास है, एक नंबर के लिए प्रश्न है। देखिए सुख और बीच में आया है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का मतलब होता है, इसका मतलब होता है और। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कि सुख और दुख। जब भी योजक चिन्ह आ जाए आंख बंद करके द्वंद्व समास पे क्लिक करना है आपको। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17वां देखिए क्या है? निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द इन चारों ऑप्शनों में से कौन नहीं है? सबको मालूम है अनिल। अनिल जो है अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं, बाकी अनल, पावक, ज्वाला, दहन ये सब अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 18वां क्या है? अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। ठीक है। तो अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, तो इसमें बताना है कि वाच्य कौन है। वाक्य में प्रयुक्त वाच्य पूछा है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चों वो कर्म वाच्य है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 18वें का। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19। यह मेरा पसंदीदा रेस्तरा है। ठीक है। तो यह मेरा पसंदीदा रेस्तरा है। तो यह मेरा पसंदीदा रेस्तरा, अब यह के नीचे अंडरलाइन किया गया। अब बताना कि यह जो है वह है क्या। तो मेरे प्यार से यह जो है वह सर्वनाम, निश्चयवाचक, पुल्लिंग और एक वचन है। तो बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 19वें का बी। बात करते हैं लास्ट प्रश्न 20वें की तरफ। 20वां है कि तद जो है स्त्रीलिंग शब्द का अगर हम सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप देखेंगे तो क्या होगा, एक नंबर के लिए। ऊपर वाला भी प्रश्न एक नंबर का था। ठीक है। तो कह रहा है कि तद स्त्रीलिंग है, अगर इसका हम सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप देखें तो क्या होगा? वो हो जाएगा तासु। क्या होगा मेरे प्याचो? तासु हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न था और 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों का मैंने उत्तर बता दिया है, और 20 में 20 नंबर बिल्कुल आपका सही होना चाहिए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न अब प्रश्न 21वां और वहां से स्टार्ट होगा खंड ब। मैं दिखाता हूं आपको।
देखिए खंड ब स्टार्ट हो गया ना। खंड ब में आपके वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। कितने नंबर के लिए? 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया है। देखिए प्रश्न 21वां यहां से स्टार्ट है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश पूछा है प्रश्न 21वां। और गद्यांश देखिए 6 नंबर आपको मिलेगा। 3 प्रश्न होते हैं, 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर दिया जाएगा। और गद्यांश देखिए इस पेपर में 2 दिया है। एक तो क वाला दिया है, कह रहा है कि क वाला कीजिए। क वाला अगर नहीं आप कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अथवा करके आपको ख वाला दिया है। तो दोनों में से कोई एक ही करना है। मैं दोनों का आंसर बताऊंगा, जो आसान लगेगा उसको याद करके एग्जाम में जाइएगा। तो मैं क वाला का पहले बताता हूं। देखिए क वाला क्या है कि अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। यह है गद्यांश। और इस गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न है। पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे। 2 नंबर आपको मिलेगा इस संदर्भ में। चलिए पूरा का पूरा सोल्यूशन बता रहा हूँ। देखिए मैं लिख के लेके आया भी हूँ। क्लास 10 हिंदी पेपर सोल्यूशन 801 DB। ठीक है। देखिए प्रश्न 21वां, 21वें का क और क का पहला वाला प्रश्न का उत्तर, उसमें है संदर्भ। ठीक है। देखिए संदर्भ कैसे लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से लिया गया है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। मतलब यह जो गद्यांश है वह ममता नामक कहानी से लिया गया है, ममता चैप्टर से लिया गया है और इसके जो लेखक है जयशंकर प्रसाद जी हैं। बस इतना लिखना है और 2 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न को लेकर, ये दूसरा प्रश्न है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 2 नंबर मिलेगा। जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल में अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। तो पूरा का व्याख्या हमें बताना पड़ेगा जहां तक अंडरलाइन किया गया है। तो देखिए व्याख्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब घुड़सवार ममता के पास आकर रुका तो ममता ने उस घुड़सवार से बताया कि मैं यह नहीं जानती कि वह व्यक्ति कौन था, लेकिन मैंने सुना था कि वह व्यक्ति अपने अधिकारियों को यह आदेश दे रहा था, यह होगा दे रहा था कि झोपड़ी को तोड़कर एक अच्छा सा मकान बनवा दिया जाए। मैंने जिस दिन से उसकी यह बात सुनी थी तब से अपनी झोपड़ी के टूटने के डर से भयभीत रही। जिस झोपड़ी में मैंने अपने जीवन के इतने बरस गुजारे हैं वह न जाने कब टूट जाएगी और मैं बेघर हो जाऊंगी। किंतु ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और अब तक मेरी झोपड़ी सुरक्षित रही। अब जबकि मेरी मृत्यु निकट है और मैं अपनी झोपड़ी को छोड़कर ईश्वर के शरण में जा रही हूं, तब यहां चाहे मकान बनाओ या महल। ठीक है। यह है मेरे प्यारों उसका रेखांकित अंश का व्याख्या। पूरा डिटेल में मैंने यहाँ पे एक एक वर्ड बता दिया आपको। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। 2 नंबर इसमें मिलेगा। तो चलिए इसका भी उत्तर हमें देना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम लोग, देखिए तीसरे का लिखेंगे कि ममता आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के भय से भयभीत रही। मतलब उनको अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के भय से जो है वह भयभीत रही आजीवन ममता। ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए क वाला बता दिया। क वाला नहीं करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है। ख वाला भी बताऊंगा। ख वाला क्या है कि कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। कहानी से कहानी बनती चली गई है। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहां बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। जहां पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों सिरसते चले गए हैं। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है। कोई अजंता में जाकर देखे। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है। जन्म से लेकर निर्वाण तक
उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई हैं कि आंखों अटक जाती हैं और हटने का नाम नहीं लेती। यह है मेरे प्यारे जो गद्यांश। पूरा देखिए, पूरा डिटेल में गद्यांश पढ़ लिया। इसके नीचे भी 3 प्रश्न मैं दिखाता हूं आपको। देखिए इसके नीचे 3 प्रश्न है। पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर मिलेगा। चलिए संदर्भ इसका देखते हैं। तो देखिए मैं लिखा भी हूं यहाँ पे ख वाला। ख का पहला संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। मतलब यह जो गद्यांश है अजंता चैप्टर से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। बस इतना ही आपको मेरे प्यारों चो संदर्भ में लिखना है। एग्जामिनर तुरंत आपको 2 नंबर दे देगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर। जहां तक अंडरलाइन किया गया था अभी पढ़ा है ना, तो जहां तक अंडरलाइन किया गया था उसका व्याख्या बताना है। देखिए व्याख्या कैसे हम लोग लिखेंगे। व्याख्या में लिखेंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक का कहना है कि अजंता के चित्रों को एक तरफ से जाइए तो उधर बंधनों का चित्र दिखाई पड़ेगा और इन चित्रों में स्वाभाविकता और गतिशीलता देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है। ठीक है। अगले चित्र में दिखाई पड़ता है कि कमलों से भरे तालाब में विहार करता हुआ गजराज कमल दंडों को तोड़ तोड़ कर हथिनियों को दे रहा में प्यालों के सिलसिले चल रहे हैं। अगले चित्र में बीमार रानी का दम घुट रहा है, वह मृत्यु के सन्निकट है। इस तरह हम अजंता के चित्रों में विविधता का दर्शन करते हैं। कहीं खाने और खिलाने का कार्यक्रम दिखाई पड़ता है तो कहीं बसने और वसाने का, कहीं महलों नाचने और गाने का, कहने और सुनने का दृश्य दिखाई पड़ता है तो अन्यंत्र जंगल नगर सामाजिक दृश्य में, ठीक है, सामाजिक दृश्य में ऊंच नीच धनी गरीब सब प्रकार के आदमियों को अजंता की गुफाओं में दीवारों पर स्पष्ट देख सकते हैं और इतनी विविधता विश्व में अन्यत्र किसी कला में नहीं देखी जा सकती है। ठीक है। पूरा का पूरा बता दिया रेखांकित अंश का व्याख्या। ठीक है। पूरा डिटेल में मैं लिख के आया हूं और सब कुछ बता रहा था कि एक भी प्रश्न आप छोड़ के ना आ पाओ एग्जाम में। इसके बाद है तीसरा कि कलाकारों के हाथों से क्या क्या सिरस्ते चले गए हैं। 2 नंबर इस पे एग्जामिनर देगा। तो देखिए इसका उत्तर हम लिखेंगे तीसरे का कि राजा और कंगले, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों से सिरस्ते चले गए हैं। क्लियर है। चलिए 21वां प्रश्न दोनों बता दिया मैं। ठीक है। जो भी हल करना चाहिए उसको करके आइएगा, क वाला या ख वाला, दोनों में से कोई करोगे एग्जामिनर 6 नंबर आपको देगा। अब आता है यहाँ प्रश्न नंबर 22वां। देखिए प्रश्न नंबर 22वां क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्न को उत्तर दीजिए। पद्यांश, और पद्यांश भी देखिए 6 नंबर के लिए ही है। जितना नंबर का गद्यांश था उतना नंबर का पद्यांश। इसमें भी 2 हैं, एक क वाला है, क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके आपको दिया है ख वाला। दोनों में से कोई एक ही करना, मैं दोनों का सलूशन बताऊंगा। पहले क वाला देखिए। क वाला है कि पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरी धीर दय मग में डग दे, झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सूखी गए मधुराधर बे, फिर बुझती है चलनो, अब केतिक पर्ण कुटी हरियो कित है, तिय की लखी आतुरता पिय की, अखिया अति चारु चली जल चुए। ठीक है। यह है आपका पद्यांश और इसके नीचे 3 प्रश्न है। पहला उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर। ठीक है। चलिए 2 नंबर अभी पक्का कराता हूं। 22वें का क है ना, देखिए तो देखिए 22वें का पहला उत्तर मतलब संदर्भ लिखेंगे उसका कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित कवितावली ग्रंथ से वनपथ नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। मतलब वनपथ शीर्षक से लिया गया है कवितावली ग्रंथ के, और इसका रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं। बस इतना ही आपको लिखना है। ठीक है। इसके बाद बोला कि श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे। 2 नंबर एग्जामिनर इस पे देगा। चलिए देखते हैं, तो लिखेंगे हम लोग। देखिए दूसरा कि सीता जी की थकावट से उत्पन्न व्याकुलता को समझकर रामचंद्र जी की आंखों में जो है आंसू आ गया। ठीक है। 2 नंबर यहाँ के आपके क्लियर हो गए। इसके बाद है तीसरा कि रेखांकित अंश, जहां अंडरलाइन किया गया है कि पर्णकुटी करी हो कित है। कह रहा है कि पर्णकुटी करी हो कित है में कौन सा अलंकार है? 2 नंबर इस पे मिलेगा। तो इसमें जो अलंकार है मेरे प्यार, जो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया, अनुप्रास अलंकार। तो 2 नंबर यहां से क्लियर हो गया। अगर ये नहीं कर पाते हो कोई दिक्कत नहीं, अथवा वाला देखिए, ये वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा वाला कर लेना।
अथवा वाला क्या है, चलिए, कि मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ कर करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। ठीक है, यह है मेरे प्यारे बच्चों। इसके नीचे भी 3 प्रश्न हैं। पहला कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो अथवा का ख वाला है, तो देखिए अथवा का मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे ख, और ख का उत्तर पहला संदर्भ लिखेंगे हम लोग कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित कविता हल्दी घाटी से अवतरित है और इसके रचयिता श्री श्याम नारायण पांडे जी हैं। मतलब हल्दी घाटी से अवतरित है यह कविता। ठीक है, और इसके जो रचयिता हैं श्याम नारायण पांडे जी हैं। ठीक है, इतना ही आपको लिखना है। दूसरा है कि मेवाड़ केसरी किसे कहा गया है तथा वह मान सिंह पर रक्त का प्यासा बनकर क्यों टूट पड़ा। 2 नंबर एग्जामिनर इस पे देगा। तो चलिए इसका भी हम लोग उत्तर लिखेंगे कि मेवाड़ केसरी अर्थात महाराणा प्रताप केवल हल्दी घाटी के भीषण युद्ध का तमाशा नहीं देख रहे थे, अपितु वह दौड़ दौड़ कर युद्ध भी कर रहे थे। उनके भीषण युद्ध को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह मेवाड़ के सम्मान की रक्षा के लिए अकबर के सेनापति मान सिंह के खून के प्यासे थे। यह है उसका मेरे प्यारे बच्चों जो प्रश्न पूछा था कि मेवाड़ केसरी किसे कहा गया है तथा वह मानसिंह पर रक्त का प्यासा बनकर क्यों टूट पड़ा। पूरा का पूरा आंसर मैंने बता दिया। फिर रेखांकित अंश में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखे, मतलब कि ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था, मतलब इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग कि इसमें अलंकार की अगर बात करें तो मुक्तक, पुनरुक्ति प्रकाश और उत्प्रेक्षा तथा अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। क्लियर है। चलिए 22वें का मैंने क और ख दोनों बता दिया। ठीक है, क वाला भी बता दिया, इधर ख वाला बता दिया। चलिए प्रश्न 23 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23वां। प्रश्न नंबर 23वां क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब ये संस्कृत का गद्यांश देखिए कितने नंबर के लिए दिया गया है, 5 नंबर के लिए। इसमें भी आपको क वाला दिया है, क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके ख वाला दिया है। तो क कीजिए या ख कीजिए, दोनों में से कोई एक ही करना है। चलिए पहले क वाला का देखते हैं। तो देखिए ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति वाला ये है, और ये जो आप देख रहे हो संस्कृत का गद्यांश, इसका हमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो 2 नंबर संदर्भ में, 3 नंबर हिंदी के अनुवाद में। तो 23वें का क देखते हैं। तो 23वें का क में सबसे पहले हम लोग देखिए 23वें का क में सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, फिर नीचे हिंदी अनुवाद देखेंगे, 5 नंबर हो जाएगा। तो पहले संदर्भ देखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी पाठ से उद्धृत है, मतलब वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। और हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल के लिखेंगे, उसका अनुवाद हम करने वाले हैं। देखिए कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृति भाषा का केंद्र स्थल है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश जो है सभी जगह फैला है। मुगल यूरोज दारासिकों ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इन उपनिषदों का अनुवाद जो है फारसी भाषा में करवाया। यह है हिंदी में अनुवाद। ठीक है, तो यहां से हो गया आपका बिल्कुल क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अगर कवला नहीं करना चाहते कोई नहीं, अथवा करके खवला दिया है कि नागरिक बहुकाल्यम यावत, तो ये वाला। ठीक है, तो वो नहीं करना चाहते हो तो इसको कर लेना। ठीक है, तो इसका मैं आंसर बता देता हूं। देखिए अथवा वाला है ना, तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद बताना पड़ेगा, और एग्जामिनर आपको 5 नंबर दे देगा। तो देखिए ख वाला है ना, ख वाला का सबसे पहले आप संदर्भ लिखोगे, क्या लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित प्रभुत्व ग्रामीण पाठ से उद्धृत है, मतलब प्रभुत्व ग्रामीण चैप्टर से लिया गया है। हिंदी के अनुवाद की अगर हम बात करें तो लिखेंगे कि नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा लेकिन पहेली का उत्तर देने में असमर्थ नहीं हुआ, तो ग्रामीण से कहा मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। यह सुनकर ग्रामीण ने कहा कि यदि तुम उत्तर नहीं जानते हो तो मुझे 10 रुपए दे दो। अतः मलिन मुख वाले नागरिक ने शर्त के अनुसार 10 रुपए दे दिए। ये उसका हिंदी अनुवाद हो गया। प्रश्न 23 पूरा कंप्लीट। क वाला बता दिया, ख वाला बता दिया, जो आपको आसान लगेगा उसको याद करके जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या है कि नीचे दिए गए पद्यांश में से किसी एक का पद्यांश संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पद्यांश दिया गया है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसमें भी क वाला दिया है,
क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके ख वाला दिया है। तो क वाला है कि सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ठीक है, तो यह है आप लोगों का पद्यांश और इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो पहले 24 का हम लोग क वाला देखेंगे, इसके बाद हम अथवा वाला देखेंगे। तो देखिए 24 का क संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है और इस श्लोक के माध्यम से कवि ने संसार के कल्याण की कामना की है। मतलब भारतीय संस्कृति चैप्टर्स लिया गया है और इस श्लोक के माध्यम से कवि ने क्या किया है, संसार के कल्याण की कामना किया हुआ है। अब इसका हिंदी में अनुवाद देखेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसका में हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो हिंदी अनुवाद देखिए क्या है कि संसार में सब सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनम मतलब सभी सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया मतलब सभी निरोग हो, सभी कल्याण को देखें, कोई दुख का भागी न हो। यह इसका हिंदी अनुवाद। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा वाला कर लीजिए, माता गुरुतरा भूमि। ठीक है, ये वाला कर दीजिए ख वाला। तो मैं बता देता हूँ इसका भी संदर्भ से हिंदी में अनुवाद, इसका भी संदर्भ से हिंदी में अनुवाद बता देता हूँ। दोनों में से जो आपको आसान लगेगा उसको याद करके जाइएगा। देखिए अथवा वाला, अथवा का ख सबसे पहले हम लोग देखेंगे संदर्भ, लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग के जीवन सूत्राणु नामक पाठ से उत्तरित है। मतलब जीवन सूत्राणु चैप्टर्स लिया गया, सिंपल। इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद हम देखेंगे तो लिखेंगे कि माता पृथ्वी से भी अधिक भारी है, पिता आकाश से भी अधिक ऊंचा है, मन वायु से भी अधिक शीघ्र चलने वाला है, जिनको मतलब तिनको से भी बहुत अधिक चिंता है। यह उसका हिंदी अनुवाद देख लिया आपके सामने, पूरा नोट कर लीजिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24वां क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 25वें की तरफ देखिए, अगला है प्रश्न नंबर 25वां। प्रश्न नंबर 25वां क्या है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब ये खंड काव्य आ गया। खंड काव्य देखिए 3 नंबर के लिए दिया गया है। अब खंड काव्य मेरे प्यारे बच्चों जो है वो जिला वाइज आता है और जिला वाइज ही आपको करना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो पूछा जाता है वही करना होगा। कोई दूसरा कर दोगे 1 नंबर एग्जामिनर नहीं देगा। तो जाके आप देख लीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है, वही करना। वैसे खंड काव्य तो बहुत सारे हैं, एक मुक्तिदूत है, ज्योति जवाहर है, फिर इधर आपके देखिए अग्र पूजा है। अग्र पूजा के बाद नीचे देखिए बढ़ेंगे हम लोग मेवाड़ मुकुट, इसके बाद है जैव सुभाष, इसके बाद है मेरे प्यार मातृभूमि, इसके बाद है यहाँ पे मातृभूमि हो गया, इसके बाद है कर्ण। तो इतने सारे मेरे प्यार बच्चों हैं। ठीक है, और मैं दिखा देता हूँ इस साइड और दिया होगा। इसके बाद देखिए क्या है मेरे प्यार बच्चों, कर्मवीर है। ठीक है, कर्मवीर भरत, इसके बाद तुमुल है। तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके डिस्ट्रिक्ट में जो पूछा जाता है, आपके जो जिला में पूछा जाता है वही आपको करना है, देख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 26। 26 का क, 26 का क है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर आपको मिलेगा जीवन परिचय पे, 3 नंबर जीवन परिचय पे, ठीक है, और 2 नंबर यह रचना पे मिलेगा। आपके पास ऑप्शन 3 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी, जयशंकर प्रसाद जी। इन तीनों लोगों में से किसी एक का ही आपको जीवन परिचय लिखना है। 5 नंबर एग्जामिनर आपको दे देगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी का। चलिए नोट कीजिए जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो देखिए कैसे लिखोगे, देखिए 26 का क हेडिंग डालोगे जीवन परिचय, लिखोगे कि हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाय व्यक्ति थे, मतलब कि बहुत ज्यादा इनके पास धन था। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा स्वाध्याय से ही उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवावस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे कि फलस्वरूप इसके बाद वैभव के पालने में झूलता इनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया। इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया
अंत में यह क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में साहित्य हिंदी साहित्यकाश में रिक्तता उत्पन्न करते हुए उन्होंने इस संसार से क्या किया, विदा ले ली। ठीक है, उनकी रचनाएं अगर हम बात करें तो ध्रुव स्वामिनी, कामना, जय राजश्री, जन्मेजय का, नागे, स्कंद गुप्त, अजातशत्रु की इंपोर्टेंट रचनाएं हैं। बस ऐसे लिखना है, 5 नंबर एग्जाम आपको दे देगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 26 का ख। देखिए 26 का ख क्या है। 26 का ख कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अभी कवि का जीवन परिचय है, 5 नंबर इस पे मिलेगा, 3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर रचना पे। और आपके पास ऑप्शन 4 है, गोस्वामी तुलसीदास, रसखान जी, सुमित्रानंद पंत, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ मेरे प्यार जो मैथिली शरण गुप्त जी का मैं आप लोगों को बता देता हूँ जीवन परिचय। देखिए नोट कीजिए मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। तो खा वाला लिखिए, जीवन पर शेडिंग डाल के लिखिएगा कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी काव्य जगत के अनुपम रत्न हैं। इनका जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव मतलब झांसी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त बड़े ही धार्मिक, काव्य प्रेमी और निष्ठावान व्यक्ति थे। पिताजी के संस्कार पुत्र को पूरी तरह प्राप्त थे। बाल्यावस्था में ही एक छपे की रचना कर इन्होंने अपने पिता से सुकव कवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इनकी शिक्षा का विधिवत प्रबंध घर पर ही किया गया, जहां उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। इनकी आरंभिक रचनाएं जो हैं कलकत्ता में, वर्तमान में उन्हें हम कोलकाता कहते हैं, से प्रकाशित होने वाले वैश्य प्रकारक पत्र में छपती थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद इनकी प्रतिभा जो है प्रस्फुटित हुई और इनकी रचनाएं सरस्वती में जो है वो छपने लगी। साकेत महाकाव्य के सृजन पर इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया और इनकी साहित्य उपलब्धियों के कारण ही आगरा तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा इनको डीलिट की मानद उपाधि से विभूषित किया गया था और इनकी साहित्य सेवा के कारण ही भारत सरकार इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। यह राज्यसभा के लिए 2 बार मनोनीत किए गए। जीवन के अंतिम समय तक यह साहित्य सृजन करते रहे और सरस्वती का यह महान साधक 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को पंच तत्वों में विलीन हो गया। ठीक है, रचनाएं भारत भारती, रंग में भंग, पंचवटी, 3 लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है अगला, 27वां। देखिए प्रश्न नंबर 27वां क्या है। तो प्रश्न नंबर 27 है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 2 नंबर आपको मिलेगा। एक श्लोक ऐसा लिखना है जो इस पेपर में न आया हो। तो मैं एक श्लोक आपको बता देता हूँ, देखिए नोट कर लीजिए, ये है आपका श्लोक। ठीक है, 2 लाइन का है, 2 लाइन का श्लोक उतार दीजिए, एग्जामिनर आपको 2 नंबर दे देगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28वें की तरफ। क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 नंबर एग्जामिनर देगा आपको। 4 प्रश्न हैं, इन चारों प्रश्नों में से किन्हीं 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो मैं पहले का, दूसरे का, तीसरे का 3 बता देता हूं, 2 ही आपको देना है। तो जो आसान लगेगा उसको कर लीजिएगा। देखिए पहले वाला का है, ये दूसरे वाला का है, ये तीसरे वाला का है। वीरा वीरेन पूजते, पदेन वीणा पत्र दूर में आती, चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकार देशभक्त च आसित। तीनों का तीनों मैंने बता दिया और नोट के लिए 2 ही करना होगा, 2 ही आपको एग्जाम में करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद मेरे पास जो प्रश्न नंबर 28 क्लियर हो गया। अब है प्रश्न नंबर 29वां कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर आपको मिलेगा मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देश प्रेम है, आतंकवाद की समस्या और समाधान, प्रदूषण और मानव जीवन, आजादी का अमृत महोत्सव। 4 आपके पास ऑप्शन है। मैं देश प्रेम पे आप लोगों को निबंध बता देता हूँ कैसे लिखना है। 7 नंबर आप लोगों को अभी क्लियर कराता हूँ। देखिए देश प्रेम पर निबंध, सबसे पहले रूपरेखा हेडिंग डालोगे। रूपरेखा में लिखोगे प्रस्तावना, स्वदेश का अर्थ, स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप, चौथा है स्वदेश प्रेम के उदाहरण और 5वां है उपसंहार। 5 हेडिंग डाल के आपको लिखना है। तो पहला हेडिंग डालेंगे आप प्रस्तावना, लिखोगे प्रस्तावना में कि यहाँ पे कि माता और जन्मभूमि की गरिमा स्वर्ग से बढ़कर है। जिस धरती की गोद में हमारे शरीर का पालन पोषण हुआ है उसके प्रति लगाव होना स्वाभाविक है। अपने देश के लिए हमें कुछ न कुछ त्याग अवश्य करना चाहिए। सच्चा सुख तो उसी मनुष्य को मिलता है जिसके हृदय में देश का प्रेम सागर लहराया करता है।
यह प्रस्तावना में लिखना है। इसके बाद स्वदेश प्रेम का अर्थ हेडिंग डाल के लिखना है इसमें कि स्वदेश प्रेम से तात्पर्य देश के लिए मर मिटना ही नहीं, बल्कि अपनी सेवा द्वारा देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न पक्षों का विकास करना भी है। इसे प्रत्येक कार्य जिससे स्वदेश का हित होता है स्वदेश प्रेम का प्रतीक है। जो व्यक्ति जिस पद पर है यदि वह वहां पर देश के हित का काम करे तो देश उन्नति भी होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप। लिखेंगे स्वदेश प्रेम हमें अपने देश को आगे बढ़ाने तथा दूसरे देशों से अपनी रक्षा करने के लिए दाल का काम करता है। ठीक है, वह हमें त्याग एवं बलिदान का पाठ पढ़ाता है। देश की सुरक्षा के साथ वहां की सामाजिक और सांस्कृतिक सुरक्षा की ओर ध्यान दिलाता है। इसके बाद लिखेंगे स्वदेश प्रेम का उदाहरण। सीमा पर सैनिकों का शहीद होना स्वदेश प्रेम का उदाहरण है। खेत में काम करते हुए देश की खाद्यान्न व्यवस्था को उच्च बनाए रखना किसानों का स्वदेश प्रेम है। अपने देश की आजादी को बरकरार रखने में मदद करना स्वदेश प्रेम है। एक साहित्यकार द्वारा अपनी रचनाओं द्वारा लोगों में साहस भरना स्वदेश प्रेम का उदाहरण है। लास्ट हेडिंग रहेगी हमारा उपसंहार, और उपसंहार में हम लोग लिखेंगे कि आज हमारे देश में स्वतंत्र हैं, सदियों गुलामी के बाद हमें आजादी मिली है। हमें इस आजादी को अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए सुख और समृद्धि का स्रोत बनाना चाहिए। यह तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक में स्वदेश प्रेम की भावना जाए, जिससे हम आजाद सदियों तक रह सके। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न देखिए क्या है। 30वां है कि रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके दिया है कि राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों मैं बता देता हूं आप लोगों को कि राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र। ठीक है, तो चलिए देखिए नोट कीजिए कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि मुख्य प्रबंधक दिनांक डाल दीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे कि सेवा में मुख्य प्रबंधक राज्य परिवहन निगम विषय, फिर विषय लिखेंगे कि किसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं, तो लिखेंगे बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार के संबंध में। ठीक है, इसके बाद हम डालेंगे महोदय या महोदय आप डाल सकते हो, कामा लगाने के बाद लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि मैं, ठीक है, मैं और आपका नाम यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका पता होना चाहिए कि मैं मतलब मैं, मेरा नाम जो है आप लिख दीजिएगा, आपका पता जो है, फिर का निवासी हूं। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि हाल ही में, आप यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा, इतना को बस संख्या, यहाँ पे कोई बस संख्या लिख दीजिएगा, बस संख्या में यात्रा की थी और इस यात्रा के दौरान बस चालक ने यात्रियों के साथ अत्यंत असभ्य व्यवहार किया। उन्होंने यात्रियों को उचित तरीके से नहीं समझाया और समय पर बस नहीं चलाई। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस मामले की जांच की जाए और उचित कार्रवाई की जाए। ठीक है, और यहाँ पे आपका नाम होना चाहिए और आपका संपर्क नंबर होना चाहिए। तो नंबर नहीं लिखना है आप लोगों को, यहाँ पे 96 48 कुछ ऐसे लिख कर जो भी है, फिर यहाँ पे एक्स 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 बना दीजिएगा। ठीक है, और आपका नाम यहाँ पे मेरे पास जो XYZ लिख दीजिएगा। हिंदी का है तो क ख ग लिख दीजिएगा। क्लियर है? चलिए, तो पूरा का पूरा सोल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों में आप लोगों को बता दिया इसका, और ये पेपर हो गया यहाँ पे पूरा का पूरा समाप्त। 801 DB इसको तैयार कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, गारंटी ये पेपर आने वाला है, पूरा 70 में 70 नंबर लेकर आओगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।